Hello guys, good morning all of you. Today I'm going to talking about MSP versus APMC. I hope this is a current events. Okay, so I want tell you all what is MSP versus what is APMC. I hope you all enjoy this video. So please everyone watching in this end of till. फर्स्ट स्लाइड इज वन, किसानों का दिल्ली में प्रदर्शन क्यों? ओके, किसानों का दिल्ली में प्रदर्शन क्यों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्लाइड में क्या क्या होता है। एमएसपी का क्या मतलब होता है, ठीक है, एमएसपी क्यों लागू किया गया है? तो एमएसपी सरकार की तरफ से घोषित कृषि उत्पादों का मूल्य होता है। यानी यदि कहा जाए तो सरकार द्वारा जो मूल्य किसानों के उत्पादों के ऊपर निर्धारित किया जाता है उसे हम एमएसपी कहते हैं, ठीक है। जिसे हम अन्य भाषा में समझ सकते हैं, अगर किसी कृषि उत्पाद का एमएसपी 1000 रुपये प्रति क्विंटल है तो माना जाता है कि किसान को उस कृषि उत्पाद के लिए इतना मूल्य तो मिलना ही चाहिए। ओके, और एक और की है, भारत में एमएसपी को लागू करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। यानी ये कोई कानून के रूप में इसे लागू नहीं किया गया है, ये सिर्फ एक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन अभी इसके ऊपर भी डिमांड बन रहे हैं कि इसे लीगलाइजेशन कर दिया जाए, ठीक है। आगे है, एमएसपी को हम हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, ठीक है, और जिसके आधार पर भारतीय सरकार किसानों से फसल खरीदती है। भले ही वे फसल किसी भी मूल्य के आधार पर उगाए गए हो, ठीक है, वो किसी भी मूल्य के आधार पर किसान अपनी फसल उगाए हो, लेकिन यदि सरकार जितना ही एमएसपी रेट निर्धारित की होगी उसके आधार पर किसानों का फसल सरकार द्वारा खरीदा जाएगा, ठीक है। और एक और पॉइंट है, उत्पादों के मूल्यों में गिरावट होने से पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी निर्धारित करके सरकार किसानों को होने वाली घाटा से बचा लेती है। तो ये भी पॉइंट अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यदि कभी भी आपातकालीन स्थिति में या कोई ऐसी घटना हो जिसमें मौसम से वजह से या कोई ऐसी मानवीय क्षति की वजह से यदि गिरावट होता है तो फिर भी उसमें सरकार द्वारा एमएसपी की वजह से उनका जो घाटा होने से बच सकते हैं, ठीक है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन फसलों में एमएसपी लगे हैं। तो पहले ये 3 भागों में बटे हुए हैं, तिलहन, दलहन और वाणिज्यिक फसलों में बटे हुए हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ये पैटर्न है किन किन फसलों पर लागू होते हैं। तो फर्स्ट है, अनाज संबंधित 7 फसलें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं धान है, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रांगी। ओके, और है कमोडिटीज संबंधित दालें, चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर। वाणिज्यिक संबंधित का मतलब होता है जो कॉमर्शियल क्रॉप्स होते हैं जिसपे सरकार को ज़्यादा टैक्स मिलते हैं, ज़्यादा उनको पैसे मिलते हैं, जैसे गन्ना पे मिलते हैं, कपास पे मिलते हैं, कच्चा जूट पे मिलते हैं, कोपरा पे मिलते हैं, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें जिसपे सरकार का नियंत्रण बेहतर तरीके से बना रहता है, ठीक है, और लंबे समय तक। अब हम बात करने जा रहे हैं एपीएमसी। देखिए एमएसपी तो क्लियर हुआ कि एमएसपी क्या होता है और एमएसपी को क्यों लीगलाइज करने के लिए सरकार के अगेंस्ट जो खड़े हुए हैं, ठीक है। तो एपीएमसी का भी हम मतलब समझ लेते हैं क्या होता है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लिव स्टॉक मार्केट कमेटी। ओके, ठीक है, ये एक कृषि उत्पादन एक बाज़ार है जिसमें वो अपने वस्तुओं को आसानी से खरीद और बेच कर सकते हैं, ठीक है। एक संस्था बनाई गई है उनके लिए। तो एपीएमसी एक्ट 2003, इसके अंतर्गत किसानों को एपीएमसी मंडी से बाहर उत्पादों को बेचने की छूट प्रदान की गई है। साथ ही एपीएमसी के उत्तरदायित्व को भी बढ़ाया गया है, ठीक है। यदि आप समझ गए होंगे कि एपीएमसी मंडी से यदि वो चाहे तो अपनी उत्पादन को बाहर बेच सकता है, उन्हें ये छूट मिल गई है, ठीक है।
आगे देखिए एपीएमसी क्यों लाया गया, क्यों इसे बनाया गया। तो किसानों की दुर्दशा को सुधारने के लिए 1950 के दशक में ही एपीएमसी की शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, देखिए अब किसानों का शोषण न हो सके और किसानों का उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके, इन सब सुविधाओं के लिए किसानों की सुधार और किसानों की दुर्दशा न हो, इसलिए एपीएमसी बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है नए एपीएमसी एक्ट क्या है। अब देखिए वो तो एपीएमसी था जो 1950 में थे, लेकिन उसके अंदर समय समय पर सुधार किए गए। आप देख सकते हैं किसान अब इसे एपीएमसी बाजार में लाए बिना सीधे किसान उत्पाद को बेच सकते हैं। ठीक है, किसी भी खरीदार को जिसे वो बेचना चाहता है वो बेच सकता है और उन्हें बेचने का अधिकार है। यदि किसान एपीएमसी बाजार में नहीं बेचता है तो उसे एपीएमसी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा और एपीएमसी विपणन समिति का हिस्सा नहीं होगा। कहने का अर्थ होता है कि यदि किसान अब अगर एपीएमसी बाजार में नहीं बेचता है तो उसे एपीएमसी ग्रुप का चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता है और उन्हें एपीएमसी से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ और है, अन्य किसान निर्यातक ग्रेडर प्रोसेसर पैकर्स अब सीधे किसानों से खरीद सकते हैं। पहले क्या होता था कि वो एक मीडिएटर के माध्यम से अब उत्पादन या कच्ची वस्तुओं खरीदते थे, लेकिन अब क्या है, जब सुधार होने के बाद एपीएमसी में ही बिचौलियों को हटा दिया गया है, जिसकी वजह से किसान निर्यातक या कोई भी ऐसे जो भी थर्ड पार्टी है वो आराम से किसान से डायरेक्ट खरीद सकता है। ठीक है, राज्य के एकाधिकार को नीचे लाया जाएगा और निजी यार्डों को चलाने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। और सेकंड है निजी यार्ड के लिए परमिट दिए जाएंगे और किसानों को अपनी उपज का व्यापार करने और बेचने के लिए डायरेक्ट खरीद केंद्र होंगे। ऐसे बाजारों के प्रबंधन और विकास में सार्वजनिक और निजी यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की भागीदारी होने की सुनिश्चित की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं कोडेड स्टोरेज के बेहतर है हैंडलिंग के लिए किसान की उपज के लिए पैक हाउस को और प्री कूलिंग की सुविधा दी गई है। ठीक है, एपीएमसी की जिम्मेदारियां भी बढ़ाई गई हैं और अधिनियम के सरल होने से किसान बिचौलियों के बिना ही सीधे बेच सकेंगे और किसानों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार स्थापित करने के लिए सभी बाजारों को ई नाम एक सरकार द्वारा बनाया गया है जो योजना है, जिसके आधार पर उनको भी और सुविधाएं दी जाएंगी और उनको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ताकि वे बेहतर मूल्य प्राप्त कर सके। प्री कूलिंग क्या होता है? प्री कूलिंग को यदि मैं सामान्य भाषा में समझूँ तो जिस हिसाब से हम अपने आप को गर्म से और खुद को तकलीफ से बचा सके, एक ठंडा रह सके, कंफर्टेबल महसूस कर सके, तो इसी आधार पर आप समझ सकते हैं कि प्री कूलिंग रिफर्स टू द रैपिड रिमूवल ऑफ फील्ड हीट शॉर्टली, यानी कि जो फील्ड जो मैदान है उसे शॉर्टली यानी न्यूनतम स्तर पे जो हीट होने के बाद उस फसलों को ठंडा रख सके। बात समझ में आया? इसीलिए प्री कूलिंग का व्यवस्था किया गया। ठीक है, जिससे अनाज को प्रभावित न हो सके। अब आते हैं पैक हाउस क्या होता है। ठीक है, पैक हाउस किसे कहते हैं और पैक हाउस का क्या महत्व है और वो किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पैक शब्द से हम आप समझ सकते हैं कि ये पैकिंग से जुड़ी हुई है। ठीक है, यदि पैकिंग में एक बेहतर उनको सुविधा प्राप्त हो जाए और उनके ऊपर ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से उनके आय में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा यह ध्यान दिया गया है कि कृषि निर्यात को दोगुना करने के उद्देश्य से बनारस में ही पैक हाउस का निर्माण किया जा चुका है। इन एकीकृत पैक हाउस में प्याज, आलू, टमाटर, खीरा फसल की पैकिंग, वॉशिंग, प्रोसेसिंग, सीडिंग आदि की यूनिट का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ओके, और सरकार 5 करोड़ 29 लाख रुपए की सब्सिडी भी देती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ रहा है कि पैक हाउस क्या होता है। ठीक है, और आगे है निजी यार्ड का महत्व क्या होता है। कृषि बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद क्षेत्र की मंडी समिति को न तो अपना कार्यालय नसीब हो पाया है और न ही यार्ड, यानी समझ सकते हैं कि कृषि बाहुल्य क्षेत्र इतनी बड़ी है कि उनको खुद की अपनी कोई कार्यालय और कोई भी अपना जमीन उनको यार्ड नसीब नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से सरकार उनको कम दरों पर उनको निजी यार्ड देने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल करेंगे, और यदि आपकी कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सेंड करें। और जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर मेरी उस आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।